अच्छा, तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना आज का टॉपिक शुरू करेंगे। मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यू रिमेंबर कोई क्वेश्चन आपको अगर याद हो जो कि टोल्क में एक्चुअल पेपर में आया था इस चैप्टर से रिलेटेड? नहीं मैम, मस्कुलर चैप्टर में से तो कोई क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक। हाँ, एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस में ये चैप्टर मौजूद है, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग जो मेन पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और ये 2 दिन का चैप्टर है, वील वन इट अप एंड देन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। यस मैम। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि मस्कुलर सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है, कौन सी जर्म लेयर से? मेसोडर्म से। मेसोडर्म से, ठीक है। जितना भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है, दोनों के दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होंगे? मेसोडर्म से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास मसल जो टिश्यू है बॉडी के अंदर, देयर आर 4 टाइप्स, मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। कौन कौन से? नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव और एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। उसमें से मस्कुलर टिश्यू हमारे पास वाहिद टिश्यू है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। बाकी इनमें से कोई भी टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन किसी का काम नहीं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके मूवमेंट करवाना। अच्छा, एक ये चीज़ कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, ये कि इसकी स्पेशलिटी, और दूसरी बात ये इट इज़ दी अबंडेंट टिश्यू। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? वो मस्कुलर टिश्यू है। जर्म लेयर जहाँ से ओरिजिनेट होता है वो है मेसोडर्म। अगर हम मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स की बात करें, 3 इसके टाइप्स होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आपसे हम लोग रिपीट कर रहे हैं सिर्फ ये। कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल, ठीक है। कार्डियक मसल कैसा था? इनवॉलंट्री। स्मूथ भी इनवॉलंट्री था। स्केलेटल मसल जो कि बोन्स के ऊपर होता है वो वॉलंट्री मसल है, ठीक है। कार्डियक मसल हमारे पास वाहिद ब्रांच्ड मसल है, और इसके दरमियान में अगर आप यहाँ ब्रांचिंग देखें तो इसे हम क्या कहेंगे? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो नेटवर्क बना रहा है इसको सिंसेशियम कहा जाता है, ठीक है। जबकि स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल में कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई हुई होती। शेप की बात करें तो कार्डियक मसल कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड सिलेंड्रिकल शेप है। स्केलेटल मसल की शेप सिलेंड्रिकल है, और स्मूथ मसल शेप में कैसा है? स्पिंडल शेप है, यस मैम। ठीक है। ये जो शेप है ये कौन सी कहलाती है? स्पिंडल शेप। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल दोनों के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। स्मूथ मसल है यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होगा इसके पास। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि देखिए हमारे पास, आपने देखा होगा इफ़ यू आर वॉकिंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इफ़ यू आर, अगर आप जनरली कोई भी इंसान अगर वर्कआउट नहीं करता और सडनली वो जाके एक दिन जिम में बहुत ही हैवी वर्कआउट कर ले, तो अगले दिन क्या होगा कि उसकी पूरी लिम्स के उसके मसल्स फटीग हो जाएंगे, उसे बहुत दर्द होगा, क्रैम्प्स होंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो आपका स्केलेटल मसल है, जितना भी स्केलेटल मसल है, कहने का मकसद ये कि वो फटीग होता है, यानी कि अगर आप थोड़ा सा अनयूजुअली उसे यूज़ करें, ठीक है, तो क्या होने लगेगा कि मसल फटीग हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें हमारा जो कार्डियक मसल है, जो स्मूथ मसल है, ये तो ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। मतलब हार्ट जो है वो 24/7 क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। जब आप सो रहे हैं तभी आपका हार्ट जो है वो अपना काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास डाइजेशन कंटिन्यूसली हो रही है जब आपने खाना खाया, सही है। तो जो स्मूथ मसल, जो कार्डियक मसल है, ये तो कभी ये कभी दर्द नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों है? इनके अंदर फटीगनेस नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो कार्डियक मसल और स्मूथ मसल है ये हमारे पास नॉन फटीग्ड मसल्स हैं, ठीक है। फटीग का मतलब क्या होता है? जब मसल के अंदर, जी थकावट। हाँ, आप कह सकते हैं, जब मसल के अंदर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत कम हो जाए,
फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे आप फटीगनेस कहते हो, ठीक है। ऐसा अक्सर तब होता है जब फॉर एग्जांपल आप एनएरोबिकली रेस्पायर करते हो, तो क्या होता है कि अच्छा इसको थोड़ा सा अभी हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको वर्ड यूज़ किया रेस्पिरेशन, तो इतनी बात समझ आ गई कि हमारे पास स्केलेटल मसल कैसा होता है, फटीग मसल होता है, जबकि कार्डियक और स्मूथ मसल कैसा मसल है, नॉन फटीग्ड है, इसके अंदर फटीगनेस नहीं होगी। अब यहाँ पे स्केलेटल मसल, हम जब भागते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है और फिर मसल्स दर्द करने लगता है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि उनके अंदर लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, जिसको नहीं पता वो सुन ले कि देखें, रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमने 2 टाइप्स देखे थे, कौन कौन से, एक में जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी उसे क्या कहेंगे, जब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी तो उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। यस मैम। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, और ये सारे के सारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। हमारे अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं इसके, कौन कौन से, ग्लाइकोलिसिस, सेकंड क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, क्रेब्स साइकिल, इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे हो रहा है, क्रिस्टा में, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसे क्रिस्टा कहा जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है। तो 3 स्टेप्स हैं किसके, एरोबिक रेस्पिरेशन के। यहाँ पे हमारे पास 36 ATP फॉर्म होता है यूकेरियोट्स के अंदर, और 38 ATP बनता है बैक्टीरिया के अंदर, अगर वो एरोबिक रेस्पिरेंट है तो, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो हमारे पास ATP की ईल्ड आती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि एक ग्लूकोज को तोड़ने से आपको 36 ATP मिल रहा है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना ATP मिलेगा, 2 ATP, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास जो कॉमन स्टेप है इन दोनों के अंदर, जो कॉमन बात है वो क्या है कि इसके अंदर भी ग्लाइकोलिसिस होगा, और सेम ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, तो वो सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन उसके बाद ये जो 2 स्टेप्स हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन दोनों में फ़र्क आता है, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल करके कोशिश कर रही हूँ, बहुत अच्छे से स्क्रैच से बताऊँ आपको। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, अभी यहाँ तक कहानी सेम चल रही है दोनों के अंदर, ठीक है। असल में जो डिफरेंस आता है वो आता है ग्लाइकोलिसिस के बाद। समझ लेते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया है जिसके अंदर एनएरोबिक, अच्छा देखिए, बैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये आपने बात याद रखनी है। ह्यूमन के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन हमारे अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है। क्या आपको पता है ये कब होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन? नो मैम। हमारे अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? फॉर एग्जांपल आप भाग रहे हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कभी भी नहीं रुकती, तो इसीलिए ग्लूकोज तो टूटेगा सेल के अंदर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो होगी, लेकिन क्योंकि हम जब भाग रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा बॉडी को, तो उस वक्त हमारे सेल के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो होगी, लेकिन कौन सी? एनएरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो उस केस के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और इसी की वजह से मसल्स क्या हो जाता है? फटीग हो जाता है। सही है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन फिर आगे 2 टाइप्स की होती है, या तो इसके अंदर इथेनॉल बनेगा एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, बाय प्रोडक्ट। इथेनॉल ये हमारे पास ईस्ट में होती है,
जिसे उर्दू में खमीर कहा जाता है। और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका हम दे सकते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही काम का प्रोसेस है। जैसे डो फॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसे फर्मेंट करने के लिए हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ईस्ट क्या कर रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, और उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल बन रही है। और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से डो क्या होती है, फूल जाती है। ठीक है, और वही हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। दूसरा तो या तो ये हो सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स इथेनोइक यानी कि अल्कोहलिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, लेकिन कुछ जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करता है। लैक्टिक एसिड एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो जब हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम भाग रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई पूरा प्रॉपरली नहीं मिल रहा, तो हमारे अंदर कौन सा होगा, इथेनॉल फर्मेंटेशन होगी या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। लैक्टिक एसिड। गुड, लैक्टिक एसिड। होता क्या है, जब आप फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हैं बहुत दिनों बाद, और उसके बाद क्या हो रहा है कि मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, उसकी वजह से क्या हुआ, लैक्टिक एसिड बना। ये लैक्टिक एसिड जाकर मसल में बैठ जाता है। ठीक है, मसल में एक्यूमुलेट हो जाता है। और जब ये लैक्टिक एसिड मसल में एक्यूमुलेट होता है, तो मसल की जो सलाहियत होती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की, वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मसल फटीगनेस। और फिर आपको क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो वो असल में किसकी वजह से हो रहा है, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से। आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ। इस बात सो समझ आ गई सारी बातें। ओके, गुड। तो ये इसका मतलब ये था। एंड देन वील मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। मैम कल से प्रैक्टिस ना स्टार्ट करें, मैं बस 5 दिन है, सिर्फ 5 भी नहीं, 4 दिन।